Well, good afternoon. This is Shastri Suman, ex-असिस्टेंट कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति पुणे। अभी मैं जीनियस एकेडमी भंवर कुआं इंदौर की ओर से MPPSC में इंटरव्यू के अंतर्गत संभावित प्रश्नों के कुछ टिप्स बच्चों को शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों को मालूम है कि MPPSC में compete करना दुष्कर कार्य होता है, लेकिन उससे भी शायद टिपिकल इंटरव्यू में क्रैक करना होता है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है। कुछ टिप्स अगर ध्यान में रखें तो हम इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। इसमें इंटरव्यू में नॉलेज से ज़्यादा कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी टेस्ट को देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, स्क्रीनिंग किया जाता है। तो वो जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है, जो कॉन्फिडेंस है, उसके लिए ही हम आज आप लोगों को कुछ टिप्स देने जा रहे हैं। जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो स्वाभाविक है बहुत तरह के प्रश्न पैदा होते हैं। आपके सामने ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका जवाब आपको कभी मालूम नहीं भी हो सकता है, कभी हो भी सकता है। उसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आपका कॉन्फिडेंस ही आपको सक्सेस दिलाएगा। जैसे आज मैं ये पहला प्रश्न, जैसे हम एक एज्यूम करते हैं, इंटरव्यू बोर्ड में गए तो उन्हें स्वाभाविक तौर पे पूछा जाता है कि हु इज़ ए लीडर, नेतृत्व कौन प्रदान कर सकता है। वहाँ पर बहुत तरह के प्रश्न, बहुत तरह के उत्तर आप दे सकते हैं, लेकिन हु इज़ ए लीडर इज़ वन हु पुल्स ऑल टीममेट्स along with him showing his own example। नेतृत्व क्षमता प्रदान करने की जिनके पास क्षमता है, वो अपने साथियों को, वो अपने इनमेट्स को अपना एग्जाम्पल प्रस्तुत करके अपने साथ ले जाने की क्षमता रखता है। एक ट्रू लीडर अपने एग्जाम्पल से वंडरफुल काम कर सकता है और एक टीम स्पिरिट से, टीम भावना से काम करने वाला लीडर कहलाता है। लीडर हमेशा एक विजनरी होता है और उनका विजन होता है पीपल में ट्रस्ट करना। एक लीडर पीपल में ट्रस्ट करता है, पीपल में विश्वास करता है और पीपल में इन्वेस्ट करता है, पीपल को ट्रेन करता है, पीपल को इंस्पायर करता है और ऑल अलोंग लेके चलता है। तो पीपल को एक लीडर इंस्पायर करता है। आप कहेंगे कि तो फिर मैनेजर क्या करता है? मैनेजर अपने सिस्टम में बिलीव करता है, वो पीपल में बिलीव नहीं करता। मैनेजर एक लीडर विजनरी होता है और वो पीपल में विश्वास करता है और पीपल को इंस्पायर करता है, पीपल को ट्रेन करता है और ऑल अलोंग अपने एंड की ओर लेके चलता है। दिस एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल अलोंग अपने एंड की ओर लेके चलता है। मैनेजर ऑन द अदर हैंड बिलीव्स इन सिस्टम। मैनेजर he sits back and sees that his system is going on properly। मैनेजर का मुख्य काम होता है कि उनका सिस्टम प्रॉपरली चल रहा है या नहीं। वो सिस्टम के अपडेशन के लिए ही काम करता है। तो ये डिफरेंस है लीडर और मैनेजर में। पीपल में विश्वास करने वाला लीडर होता है,
मैं और सिस्टम में विश्वास करने वाला मैनेजर होता है। नाउ यू मे पुट ए क्वेश्चन, कैन ए मैनेजर बी ए लीडर? इसका आंसर ऑब्वियसली मैनेजर तब तक लीडर नहीं बन सकता जब तक कि उनमें वो विजन नहीं आ जाता जो एक लीडर में होता है। कैन ए लीडर बी ए मैनेजर? उत्तर है हाँ, हाँ नहीं भी, हाँ भी, बशर्ते कि लीडर को भी सिस्टम अपडेट करने की क्षमता उनमें हो। तो ये दोनों में अंतर है, ये दोनों में विश्वास है। अब कहते हैं कि व्हाट इज विजन? ये जो लीडर कहते हैं विजनरी होता है, तो यहाँ विजन है क्या? वेरी सिंपल, ए लीडर ट्रांसफॉर्म्स information into vision. A leader transforms information into vision. जो इंफॉर्मेशन है, जो हम और आप क्लासरूम में पढ़ते हैं, क्लासरूम सिचुएशन में पढ़ते हैं या कहीं सेमिनार वगैरह में कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है, उस इन्फॉर्मेशन में अगर कुछ स्ट्राइकिंग है तो एक सच्चा लीडर उसको विज़न में बदल देता है। अब सवाल है कि बार बार ये शब्द आ रहा है विज़न। विज़न क्या है? विज़न स्टैंड पॉइंट को बोलते हैं। किसी व्यक्ति का विज़न स्टैंड पॉइंट को बोलते हैं। उनके आइडियल्स क्या हैं, उनका ड्रीम क्या है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, क्या चाहता है वो, व्हाट डज ही वांट, व्हाट इज हिज विश। विजन, व्हाट डज वन वांट टू फुलफिल। विजन इज टू बी फुलफिल्ड थ्रू मिशन। अब मिशन क्या है, सवाल उठता है। विजन है स्टैंड पॉइंट, मिशन क्या है? मिशन कहते हैं वेयर आर यू हेडेड टू, आप किधर जा रहे हो, कौन सी स्ट्रेटजी आपको आपके विजन को प्राप्त करने की। तो मिशन इज हेडेड टू, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी से आप अपने विजन को प्राप्त करना चाहते हैं। एक्शन प्लान क्या है? जो एक्शन प्लान है दैट इज योर मिशन। कौन से एक्शन प्लान पे आप काम करना चाहते हैं। सवाल है कि ये मिशन को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं। आप अपने मिशन को विजन के रास्ते में कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप उठाएंगे जिससे कि आपका मिशन आपके विजन को प्राप्त करने में सहजता से सफल होगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कई स्टेप्स हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पहले जानना होगा कि आपका पर्पस क्या है, क्या करना चाहते हैं आप। व्हाट इज़ योर विजन, व्हाट इज़ योर पर्पस। फर्स्ट सेलेक्ट द पर्पस, देन डू द प्लानिंग, देन आफ्टर प्रिपेयर फॉर इट। आपने पर्पस तय कर लिया, उसके लिए प्लान कर लिया, उसके अनुसार प्रिपेयर भी कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। लेकिन प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो उसके लिए आपको जीवन में कुछ मूल्य चुकाने पड़ेंगे। केवल विदाउट गिविंग एनीथिंग यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर एनीथिंग टू गेट।
तो यहाँ पर आपको एक मूल्य चुकाने पड़ते हैं, प्राइस। ये मूल्य कौन सा होता है? तो आपने कैंडल लाइट तो देखा ही होगा। कैंडल कंज्यूम्स इटसेल्फ टू लाइट अदर्स, अपने आप को कंज्यूम करके दूसरों को रोशनी देता है। तो ये कैंडल होता है। कैंडल की तरह आपको जलना पड़ेगा, गलना पड़ेगा। मतलब है कि आपको अपना एंड पॉइंट पूरा करने के लिए कैंडल की भांति मूल्य चुकाने पड़ेंगे, अपने आप को कंज्यूमेट करना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड, यू विल हैव टू डेवलप कंज्यूमेटिंग स्किल इन यू। ये प्राइस जो है आपसे डिमांड करता है कंज्यूमेटिंग स्किल की। आप अपने आप को कंज्यूमेट करिए, फुल्ली डिवोट कर दीजिए, तप करिए, गला दीजिए, हार्ड वर्क करिए। विदाउट हार्ड वर्क नथिंग इज पॉसिबल, नो मिशन इज पॉसिबल विदाउट हार्ड वर्क। और कहते हैं हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव होता नहीं। बात सही है। तो यहाँ जो प्राइस चुकाना है, ये प्राइस यहाँ पर है हार्ड वर्क से। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? ये हार्ड वर्क जो करना पड़ेगा, ये प्रिपरेशन के तहत प्लानिंग को फुलफिल करने के लिए, टुवर्ड्स योर गोल, पर्पस, दैट इज गोल, राइट? ओके। सो चौथा है प्राइस। देन आफ्टर, एक बहुत अच्छी क्वालिटी आप में होनी चाहिए, तभी आप एक अपने विजन को प्राप्त कर सकते हैं। वो है पेशेंस। आप में पेशेंस होना चाहिए। नॉर्मली पीपल लूज देयर पेशेंस। फिफ्थ वन इज पेशेंस। विदाउट पेशेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सपोज आप लोग इंटरव्यू में जाने वाले हैं, इंटरव्यू अपीयर हुआ, आपके अनुसार से इंटरव्यू आपका अच्छा रहा, लेकिन नहीं हुआ, क्रैक नहीं कर पाए फाइनली, कोई बात नहीं। पेशेंस रखना है, सेकंड अटेम्प्ट लेना है। सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट लेना है। ये पेशेंस रखना है। और हमेशा रिमेंबर करिए कि जो अनसक्सेस है वही अल्टीमेटली सक्सेस को पैदा करता है। सक्सेस इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ अनसक्सेस। सक्सेस इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ, इसको ब्रेन चाइल्ड भी बोलते हैं, ब्रेन चाइल्ड ऑफ अनसक्सेस। ये जितना अनसक्सेस आपकी लाइफ में आएगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग सक्सेस आपके पास आएगा। ऐसा कहा जाता है, ऐसा महसूस किया गया है और ऐसा पाया भी गया है। बशर्ते कि हर अनसक्सेस से आप सीख लें कि क्या कारण था कि हम फेल हो गए, उसमें क्या गलतियां की थी हमने, उससे आप सीख लें और उसको सुधार करके अकॉर्डिंगली कदम उठाएं। अब देखिए, मनुष्य दो तरह से सीखता है। अपनी गलतियों से सीखता ही है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। बल्कि मैं ये कहूँ कि जो अपनी गलतियों से सीखता है वो तो बुद्धिमान होता है, लेकिन जो दूसरों की गलतियों से सीखता है वो प्रखर बुद्धिमान होता है। ए मैन who learns from his own mistake is wise, but a man who learns from others' mistake is wiser. तो सफलता के पैमाने ये हैं कि आपको जब भी अनसक्सेस आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आपको उस अनसक्सेस से सीखना है कि हमने क्या गलतियां करी, कौन से स्टेप उठाने थे, कौन से स्टेप नहीं उठाए और क्या करने से हो जाता। अगर आपने इसको नोट डाउन किया और अकॉर्डिंगली रेक्टिफाई किया अपने आप को, तो सफलता तो आपकी मुट्ठी में है। लेकिन जनरली होता क्या है, लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। 2 बार 3 बार में नहीं हुआ तो
छोड़ देते हैं, बैठ जाते हैं। जैसे ही आपने छोड़ दिया तो आपके ऊपर एक लेवल लगता है फेल्योर का। जब तक आप अटेम्प्ट लेते रहे, जब तक आप एफर्ट लेते रहे, तब तक आप फेल्योर नहीं हैं, तब तक आप अनसक्सेसफुल हैं। लेकिन जैसे ही आपने एफर्ट लेना बंद कर दिया, आप फेल्योर हो गए। स्टॉप्ड द अटेम्प्ट, you became a failure. Nice. So, what is the gist? What is the outcome so far? Outcome is tireless effort. You have to make an effort tirelessly so many times without caring for द रिजल्ट। आपका काम है काम करना, हार्ड लेबर करिए। तो पर्पस, प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्राइस, पेशेंस, पेशेंस रखना है। देन आफ्टर 6.1 प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या है? आपके जीवन में एक आदर्श सिद्धांत होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट कंप्रोमाइज, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, आई विल डू इट। दिस इज योर प्रिंसिपल, बिकॉज you can do it, I can do it, so I will do it। मेरे अंदर ये क्षमता है और ये मैं करूँगा, चाहे एक बार में हो, 2 बार में हो, 3 बार में हो, 4 बार में, जितनी बार में हो, हम इसको करेंगे, कर गुजरेंगे। कोई कंप्रोमाइज नहीं सिद्धांतों से। तो पेशेंस प्रिंसिपल। एंड देन आफ्टर 7th one, practice। Very important। Everybody knows what is practice। आप लोग जानते हैं ना प्रैक्टिस क्या है? बिना प्रैक्टिस का तो कुछ नहीं होता। मैं आपको एक सर्कल बताता हूँ। ये होता क्या है, आप देखिए। जब एक क्लासरूम सिचुएशन में एक टीचर आपको कुछ पढ़ाता है, कोई वो आप तक इंफॉर्मेशन देता है, दिस इज दिस, दिस इज दैट, दैट इज दैट, दैट इज दैट। तो वो इंफॉर्मेशन आप तक जो पहुंचता है, उसको जब आप प्रैक्टिस करते हो, बार बार उस इंफॉर्मेशन को रिपीट करते हो अपने अंदर, खुद के सामने, दूसरों के सामने, थ्रू डिस्कशन ओनली और थ्रू डिबेट ओनली, थ्रू रिवीजन ओनली, व्हाटएवर, उसको प्रैक्टिस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो है प्रैक्टिस जब करते हैं, इंफॉर्मेशन नॉलेज में परिवर्तन होता है थ्रू प्रैक्टिस। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला, बार बार जब उसका प्रैक्टिस किया तो नॉलेज में परिवर्तित होता है। और नॉलेज को जब हमने ट्रांसफ़र किया फील्ड वर्क में, नॉलेज को जब ट्रांसफ़र किया फील्ड वर्क में, तो वो पावर बन जाता है हमारा, वो हमारी ताकत बन जाती है। जैसे जो क्लासरूम में पढ़ा, वही लैब में गया, लैब में आप गए और उसको लैब में उसका एक्सपेरिमेंट किया, या उस चीज़ को आपने कहीं एक्सप्लोर करने की कोशिश की, उस पर रिसर्च करने की कोशिश की, उस पर सर्च करने की कोशिश की, तो उसके बाद जो फाइंडिंग्स हुई वो आपको पावर में बदल जाता है, वो आपका पावर हो जाता है। और इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
और ये सब प्रैक्टिस की देन है। प्रैक्टिस क्रिएट्स नॉलेज, नॉलेज की बिकम्स पावर व्हेन अप्लाइड इन द फील्ड, एंड पावर गिव्स यू कॉन्फिडेंस। और जब कॉन्फिडेंस आता है ना, तो मनुष्य क्या करता है, उसको कोई भी काम करने की प्रेरणा मिलती है कि हमारे अंदर इतनी अब क्षमता है कि मैं कोई काम अब शुरू कर सकता हूँ। तो वहाँ पर इनिशिएटिव लेता है, वहाँ पर क्या लेता है, इनिशिएटिव लेता है, प्रारंभ करता है, स्टार्ट करता है। उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि हम ये कर सकते हैं और सफलतापूर्वक कर सकते हैं। जब इनिशिएटिव लेता है तो चेंज आता है। पहले सिचुएशन से पहले यहाँ थे, अब हमने इनिशिएटिव लिया इसको हटा के यहाँ करने का, तो चेंज आया, डिस्प्लेसमेंट आया। पहले हमारे वर्क की स्थिति ये थी, अब हमारा नॉलेज हमारे पास आया, कॉन्फिडेंस आया कुछ करने का, उसको किया, तो दूसरी सिचुएशन में उसको हम लेके चले गए, प्रोग्रेस कर गए, तो वो चेंज हो गया। और ये अगर एक बार चेंज हुआ, फिर दूसरी बार चेंज किया, तीसरी बार चेंज किया, तब उसको हमको बार बार ही उसको यूज किया तो मास्टरी हो जाती है। और मास्टरी होने पर हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिसको सक्सेस भी बोलते हैं। इसी सेटिस्फैक्शन से हमको सक्सेस मिलता है। तो दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस आर्क, प्रैक्टिस सर्कल। तो हर चीज़ के रूट में प्रैक्टिस है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टाइम अगेन किसी चीज़ को बार बार नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। आप थिंक ऑफ एडिशन, टाइम एंड अगेन ही प्रैक्टिस्ड, देन ही कुड इन्वेंट बल्ब। ऐसा ही है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो नॉलेज में परिवर्तन नहीं होगा जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आया है। और नॉलेज में जो आ गया तो उसको आप यूटिलाइज करेंगे एक्चुअल वर्क फील्ड में, तो आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। और कॉन्फिडेंस में डेवलप होगा तो बाकी सब कुछ आप इनिशिएटिव लेंगे, चेंजेज आएंगे, चेंजेज बार बार आते हैं तो मास्टरी हो जाती है उस पर, उस लर्निंग पर मास्टरी हो जाती है, उस स्किल पर मास्टरी है। तो मास्टरी हियर मीन्स यू आर डेवलप्ड इन स्किल, ये स्किल हो गया। और तब हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम ये काम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने ये अभी कर रहे थे कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, इस तरह के सवाल उठते हैं और आप लोगों को इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो बहुत स्ट्राइकिंग प्रश्न है और इसके जवाब अकॉर्डिंगली होने चाहिए। ए लीडर इज़ विजनरी, ए लीडर इज़ मिशनरी, and a leader inspires his people, believes in his own people, and takes his people along with him, putting forth his own example। अपना एग्जाम्पल दे करके एक लीडर अपने लोगों को अपने साथ ले जाता है। मैनेजर सिस्टम में विश्वास करता है और सिस्टम के अपडेशन के लिए, सिस्टम के स्ट्रेंथनिंग के लिए वो प्लान करता है, प्रिपेयर करता है, प्रैक्टिस करता है और सब उसको अपडेट करता है। इस तरह से ऐसा हुआ। अगला सवाल ऐसा हो सकता है, जैसे आप गए तो क्या पूछ सकते हैं सक्सेस के ऊपर। सक्सेस के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? सक्सेस के 3 स्तंभ थ्री पिलर्स of success. First one is, you will say, integrity. आप इंटीग्रल है, आई विल डू इट। हमारी इंटीग्रिटी पर कोई डाउट ना, मतलब हमने जो कहा है उसको हम करने को रेडी हैं। हम अपने परफॉर्मेंस के प्रति इंटीग्रल रहते हैं। फुल्ली कमिटेड
पूरी तौर पे समर्पित। कहते हैं कि कमिटमेंट अगर आपने किसी को कर दिया तो चाहे जितना भी लॉसेस आपको हों, इवन एट द कॉस्ट ऑफ योर मॉनिटरी लॉस, यू हैव टू फुलफिल दैट कमिटमेंट। ये एक आदर्श वाक्य है और एक आदर्श स्थिति है। किसी को कुछ कह दिया और उसको पूरा नहीं किया तो फिर आपकी इंटीग्रिटी कहाँ रही? इंटीग्रिटी वहीं डाउटफुल हो गई। इंटीग्रिटी तो उसी से दिखाई पड़ती है ना कि आपने किसी से कमिट किया और उसको पूरा किया। उसके लिए अगर आपको कुछ लॉस भी हो रहा है, चाहे वो फिजिकल लॉस हो, मॉनेटरी लॉस हो, चाहे फैमिलियर लॉस हो, जो भी हो, यू हैव टू टेक रिस्क एंड यू हैव टू फुलफिल दैट। तो वो चीज़ें जब आप एक ऑफिसर बनेंगे तो आप कमिटेड होते हैं अपने गोल के प्रति। जो भी वहाँ पर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंडरलाइंग है उसके प्रति आप कमिटेड होते हैं और उसको हर हाल में पूरा करना है, चाहे पर्सनल लॉस हो या जो भी हो, इवन मॉनेटरी लॉस हो तो भी पूरा करना है। अगर नहीं किया तो फिर ये कहाँ गया? इंटीग्रिटी कहाँ गई आपकी? डाउटफुल हो गई। तो कमिटमेंट के बारे में यही कहा गया है कि अगर आपने किसी को कमिट किया तो उसको हर हाल में पूरा करना है। तीसरा है विजडम। वाइज से विजडम बना। जैसे विजडम तीसरी कड़ी में है। विजडम वो है जो कहता है कि भाई ऐसा कमिटमेंट मत करो जो आप पूरा ही ना कर पाओ। विजडम तो इसी में है। तो सोच समझ करके कोई भी काम करो। ऐसा कमिटमेंट मत करो जो आप कर ही नहीं सकते, पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अगर गलती से कर भी दिया तो उसको पूरा करना है। तो ये विजडम है। डू नॉट कमिट which you cannot fulfill, which you cannot fulfill। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं, सक्सेस के 3 पिलर्स होते हैं, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट और विजडम। अगर इस तरह के प्रश्न उठते हैं तो उसका जवाब यही है कि ये एन ऑफिसर थ्रू कमिटमेंट shows his integrity and wisdom is in this that he does not make such commitment which he cannot fulfill। तो इसमें क्या है? मान लीजिए कि आपने अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आपने कुछ कमिट कर दिया अपने सुपीरियर से और उसको आपके सारे प्रयासों के बावजूद आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आपको एक चीज़ बचा सकता है और वो है ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन विथ योर सुपीरियर्स। ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन with your seniors, juniors, family members। आप कह सकते हैं इसमें फैमिली मेम्बर्स कहाँ से आ गए? तो आप इंसान हैं, आपके साथ, हालांकि ये कहा जाता है कि ऑफिस को घर में मत लाइए और घर को ऑफिस में मत ले जाइए। बात सही है। जो ऑफिस की परेशानियां हैं वो घर में नहीं आनी चाहिए और जो घर की परेशानियां हैं वो ऑफिस में नहीं जानी चाहिए। लेकिन इंसान है, मिट्टी का पुतला होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है। तो वहाँ पर ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करेंगे आप, और उसके बाद आप एक जहाँ आप गलत हैं वहाँ अगर क्षमा मांग ली, कंप्रोमाइज़ कर लिया,
तो फिर आपको समझा जाएगा कि ये आदमी बिल्कुल सही है, ठीक है, सिचुएशन वैसा था, परिस्थिति वैसी थी, वो ऐसा कर गया, उससे वैसा हो गया, तो यू कैन बी एक्सक्यूज्ड, राइट। तो ये चीज़ें आपको ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की बात जो है ना आपको आनी चाहिए। कहीं भी कुछ भी हो, गांधी जी की तरह ऑनेस्टली स्वीकार करिए, गांधी जी की तरह ऑनेस्टली सच बोलिए, और देखेंगे कि आपका काम बहुत ईजी होता है। यू विल बी एंडेयर्ड टू द मासेस। हमारा काम डार्लिंग ऑफ द मासेस बनना है, डार्लिंग ऑफ 1% बनना नहीं है। सभी की आंखों में का तारा हम बनेंगे, एक आदमी की आंखों का तारा क्यों बनना है? तो हम जिस पोजीशन पे हैं, हमारे अंदर जितने एम्प्लॉई हैं या हमारे अंदर जितने बॉसेज हैं, सुपीरियर्स हैं, हमारा काम ऐसा होना चाहिए और हम इस तरह से रिफ्लेक्ट करें, इस सब हम पर पूरा का पूरा रिलाय करें, ट्रस्ट करें। तो यही है हमारा इंटीग्रिटी, कमिटमेंट एंड विजडम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑफिस में, ऑफिशियल प्रोसेस में आप कोई चीज़ इनोवेट कैसे करेंगे, क्रिएट कैसे करेंगे? कोई हमारा सुपीरियर्स कुछ करने को कहता है, रूटीन वे में तो सभी करते हैं, आप चाहते हैं कि इसमें कुछ क्रिएशन किया जाए, कुछ इनोवेशन किया जाए, कैसे? तो देखिए, हर चीज़ की जननी जो होती है ना, वो हमारा थॉट प्रोसेस होता है। समस्या आई, उसको बेहतर बनाना है और अच्छे तरह से बनाना है, नए तरह से बनाना है। तो उसके लिए एक थॉट प्रोसेस चाहिए था, थिंकिंग चाहिए ना। और थिंकिंग के लिए आपको जो है, ये थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ सकता है। समस्या को पहले हम रीड करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में और भी चीज़ें कहाँ कहाँ क्या है सब पढ़ेंगे, फिर उसको सोचेंगे, थिंक करेंगे। ये रीड है, ये थिंक है, एंड देन आफ्टर अपने सीनियर से, अपने जूनियर से मीटिंग करके उसको बताएंगे, स्पीक। एंड देन आफ्टर जो कल्मिनेट हुआ उसको लिखेंगे, उसका राइटअप बनाएंगे, राइटअप बना के फाइनली उसको अंत में डिस्कस करेंगे। तो समस्या को जानेंगे, पढ़ेंगे मतलब जानेंगे अच्छे से, उनके बारे में और रेफरेंसेस लेंगे, चाहे इंटरनेट से ले, चाहे अदर बुक से ले, रेफरेंस बुक से ले, और उसके बाद उसको थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे, उसके ऊपर डीप पॉन्डरिंग करेंगे कि इसमें क्या था, क्या हो सकता है, कैसे क्या करें, आगे क्या होगा। फिर अपने हमने जो सोचा उसको लोगों से शेयर करेंगे। एज पर स्पीक मतलब शेयर करेंगे। शेयर करने से आपको क्या होगा, आप अपनी बात तो बता पाएंगे, उनकी बात भी आप सुन पाएंगे, और आपका और भी समस्या का, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है निकट आते जाएगा, आपको सूझते जाएगा कि अच्छा, इंसाइट डेवलप करते जाएगा कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और तब जा कर के जो भी मैं बैठ जाइए, बैठने के बाद एकांत में बैठ के उसका राइटअप तैयार करिए कि आज अभी तक इस समस्या का, अभी तक ये
स्टेप्स हमारे सामने आया और इसका निदान अभी तक ये है, और फिर उसको राइट अप ले करके अपने सीनियर्स को बताइए और अपने जूनियर्स को बुला करके ऑफिस में डिस्कस करिए। तो वो एक थॉट प्रोसेस में डेवलप होता है, आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस बनता है, एंड यहाँ से आप इमेजिन कर पाते हैं कि कोई चीज़ कैसे नए ढंग से किया जा सकता है। कोई समस्या आई और उसका जो रूल्स के अंतर्गत जो निदान है वो कर दिया, तो उसमें इनोवेशन कुछ नहीं हुआ। जो रूल्स के तहत है, फाइल पे नोट शीट लिखा, पुटअप किया, उसका जो भी समाधान है कर दिया। लेकिन अगर इतने प्रोसेस से गए तो आपका एक इमेजिनेशन डेवलप होगा कि नहीं, इसको ऐसे किया जा सकता है, तो उसी को इनोवेशन बोलते हैं, न्यू इनोवेशन बोलते हैं, नए तरीके से उसको प्रस्तुत करना। एंड देन आफ्टर यू विल बी एबल टू क्रिएट समथिंग, तब जाके क्रिएशन होगा। तो इसी कहते क्रिएटिविटी वहीं से आती है। तो यू में से क्रिएटिविटी comes out of innovation, innovation comes out of imagination, imagination comes out of thought process। तो ये आपका क्रिएटिविटी का ये 4 स्टेप होता है जिसमें आपको क्रिएटिव होती है। फाइनली हाउ ए मैन परफॉर्म, जैसे आप ऑफिस में हैं, आपका वर्क अच्छा चल रहा है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस लेवल ऊपर नहीं जा रहा है, आपका परफॉर्मेंस लेवल सेटिस्फैक्ट्री है, बट योर बॉस वांट्स दैट योर परफॉर्मेंस लेवल शुड गो अप। तो परफॉर्मेंस लेवल को ऊपर ले जाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा फंडा है। मैंने कहा एक लीडर अपने पीपल में ट्रस्ट करता है। आप भी अपने पीपल में ट्रस्ट करें, मीटिंग अरेंज करें, उनसे डिस्कस करें और उन्हीं से आइडिया लें कि हमारा परफॉर्मेंस लेवल ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। So many ideas will come, and then after you will be in a position to finalize something। आपके दिमाग में एक बात आएगी, अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को एग्जॉर्ट करें, उनको सपोर्ट करें, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस लेवल ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर आपका जो सपोर्टिव एटीट्यूड है, आपका जो सपोर्टिंग एटीट्यूड है, वो आपको सफलता दिलाएगा। इसके लिए क्या क्या स्टेप लेने हैं? कहते हैं ग्रेटर द इंसेंटिव बेटर द मोटिवेशन। आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए उनको किसी न किसी रूप में इंसेंटिव दें। कई तरह से हो सकते हैं, कुछ रिवार्ड दे दिया, कुछ फिजिकल रिवार्ड दे दिया, कुछ बुला करके शाबाशी दे दी, ये भी इंसेंटिव होता है। इंसेंटिव जितने इंसेंटिव देंगे तो मोटिवेटेड हो जाएंगे। इंसेंटिव मोटिवेट्स योर एम्प्लॉयज़। इंसेंटिव से क्या होता है, कहते हैं ग्रेटर द इंसेंटिव बेटर मोटिवेशन। जितना इंसेंटिव की पद्धति अपनाएंगे, लोगों की तारीफ़ करेंगे, अपने एम्प्लॉय पर ट्रस्ट दिखाएंगे, अपने एम्प्लॉय को रिवार्ड दे देंगे, उनको इंसेंटिव रूप में कुछ करेंगे, तो उनके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि नहीं, हमारा बॉस हमारे लिए इतना सपोर्ट कर रहा है, तो हमें भी, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है उसके लिए, ये डिपार्टमेंट के लिए कुछ करें और इसको कैसे ऊपर ले जाएं। तो बेटर द मोटिवेशन। और जब मोटिवेशन बेटर होगा
तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। परफॉर्मेंस लेवल ग्रेटर होगा। ग्रेटर द परफॉर्मेंस, बेटर द सक्सेस। परफॉर्मेंस जितना अच्छा होगा, फाइनली कभी कभी जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि आपका ही सिलेक्शन क्यों किया जाए। तो बड़ा सा बहुत सारे लोग सतही जवाब देते हैं कि हम ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, सच्चरित्र हैं, इसलिए हमारा सिलेक्शन किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमारा इंटरव्यू परफॉर्मेंस आपको सूट करता है तो हमारा सिलेक्शन किया जाए। मेरे ख्याल से कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे कि आपको सेलेक्ट करने में उनको रीजनेबली गुड आंसर लगे। तो आप बताएं कि मेरा सिलेक्शन इसलिए किया जा सकता है क्योंकि मैं जिस पोस्ट पे जा रहा हूँ उस पोस्ट के लिए हमारे पास रिसोर्सफुलनेस बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सफुल मैं हूँ। बीच में ये न बोले कि मेरी इंटीग्रिटी अच्छी है, मेरी ऑनेस्टी अच्छी है, मेरी सिंसियरिटी अच्छी है, ये सब अंडरस्टूड है। क्वालिटी शो करिए कि एज एन ऑफिसर आप किस तरह से वहाँ पुटअप करेंगे तो आपको सेलेक्ट किया जाता है। रिसोर्सफुलनेस आप में है। दूसरा कहिए, आई बिलीव इन ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। ओपन एंड ऑनेस्ट तीसरा कहें, ऑल अलोंग आई एम ए लर्नर। मैं हमेशा सीखते रहने की कोशिश करता हूँ, अपनी गलतियों से भी, दूसरों की गलतियों से भी, दूसरों की अच्छी बातों से भी, कुछ अपनी भी चीज़ें जो हमने अच्छी करी उससे मोटिवेट होकर सीखते रहता हूँ। तो एज एन ऑफिसर हमें लगता है कि चूँकि मुझ में ये क्वालिटी है, हमें लर्निंग एबिलिटी है, इसलिए हमारा सिलेक्शन किया जा सकता है। तो हम रिसोर्सफुल हैं, ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लर्निंग एबिलिटी है, 4-5 दे सकते हैं। और भी कह सकते हैं आप आई एम रिस्पेक्टफुल टू अदर्स। मैं सभी की भावनाओं की कद्र करना जानता हूँ, चाहे हमसे जूनियर ऑफिसर हो, चाहे हमसे सीनियर ऑफिसर हो। तो रिस्पेक्टफुलनेस, ये कर दीजिए। 5वां आ जाइए, आप ये कहें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। जब ऑफिसर के पद पे काम करते हुए बहुत बार ऐसा होता है कि काफ़ी कन्फ्लिक्ट सिचुएशन पैदा होते हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा होते हैं, जहाँ पर डाइवर्स एलिमेंट्स आपके दिमाग को झंझोड़ देते हैं, प्रॉब्लम मल्टीफेसेटेड हो जाता है। तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हमारे अंदर ये गुण है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन हम कर सकते हैं, ये मेरे अंदर है। और मैं टाइम मैनेजमेंट भी आराम से कर सकता हूँ। कौन सा टाइम मैनेजमेंट? ऑफिस का टाइम, फैमिली का टाइम, सोसाइटी का टाइम, सबको मैनेज करते हुए हम अपने काम को अंजाम दे सकते हैं और अच्छे से दे सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे अंदर है वो है कि हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ही हेल्थी है।
तो सवाल उठेगा कि इस हेल्थी लाइफस्टाइल से सिलेक्शन बोर्ड को क्या मतलब है? बिल्कुल है। कहेंगे सर मैडम, अगर हमारा लाइफ स्टाइल हेल्थी है तो हम पंक्चुअल होंगे, डिसिप्लिन्ड में रहेंगे, ओबीडियंट होंगे, तो ये सब चीज़ इसी से तो निकलता है। तो ये इसी से पंक्चुअलिटी होती है, डिसिप्लिन आता है, ओबीडियंस होता है, और फाइनली कंप्लीशन आता है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, इसलिए हमारा सिलेक्शन किया जाए। सो आई थिंक आज की कक्षा में इतना काफ़ी है। और जो तरह तरह के प्रश्न तो वहाँ कुछ भी आ सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं। आज मैंने आप लोगों को सिर्फ पर्सनालिटी रिलेटेड और सक्सेस रिलेटेड कुछ संभावित प्रश्न जो उठ सकते हैं उसके बारे में बताया। उम्मीद है कि आपने इसे ग्रहण किया होगा और इसको अपने आने वाले इंटरव्यू के लिए इसको यूटिलाइज करेंगे प्रॉपरली। थैंक यू वेरी मच।